हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोग के। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज अपना न्यू जर्नी। बोल दें उनको वन शॉट, क्योंकि वन शॉट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और वन शॉट के अंतर्गत अपन वही मटेरियल पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड है। तो आप सभी को पता है, आपके जेई मेंस के जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो जनवरी में आपका क्लियर होने वाला है, अर्थात जनवरी में उसके पेपर लगने वाले हैं। उसके लिए अपन बात करेंगे प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट, जिसके अंतर्गत अपन वही कंटेंट पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। और अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आइडिया लगाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो, आज का जो पैटर्न है जेई मेंस का, वो पैटर्न है पूरा एनसीईआरटी बेस, क्योंकि वो एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते। और एनसीईआरटी में आपको लगता है कि नॉर्मल है एनसीईआरटी, क्योंकि बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी से पढ़ लो। एनसीईआरटी से पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी वो चीजें दे रखी हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन काफी बार बच्चों को समझ में नहीं आने के कारण, या काफी बार टीचर्स उनसे बच्चों को रूबरू ही नहीं कराते। क्योंकि एक चीज होती है, बच्चों को समझाने का एक ही तरीका है। क्योंकि आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ाने के लिए आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और कंटेंट वही अच्छा होता है जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे। देखो, कंटेंट तो काफी पड़ा है मार्केट में। आज का जो मार्केट है, इसमें काफी पढ़ाने वाले हैं, काफी कंटेंट पड़ा हुआ है। और जिसने भी एमएससी, बीएससी या बीएड कर रखा है, वो सभी पढ़ा रहे हैं और सभी पढ़ाने में योगदान भी कर रहे हैं। कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, लेकिन अपन वही पढ़ें जो हमारे लिए क्वेश्चन के लिए, अपने लिए इंपॉर्टेंट रहे। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने को देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि अपन अप्रोक्सीमेट बात करें, जैसे आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत सब्जेक्ट में दे रखे हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्या दे रखा है? मोल कॉन्सेप्ट। जैसे अपन बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है, ये ओनली ऑन एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। अर्थात यदि मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो इससे कौन कौन से आप एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हो। तो देखो, ये चैप्टर कितने चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले यदि बात करेंगे तो ये थर्मोडायनामिक्स से भी है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत मोल कॉन्सेप्ट का खूब भर भर के यूज होता है। सेकंड यदि चैप्टर की बात करें अपन, तो इक्विलिब्रियम। किसकी बात करें? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। इसके साथ में नेक्स्ट यदि बात करें अपन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में भी खूब यूज होता है इसका। इसके साथ में यदि अपन बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अर्थात आपने यदि मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगी कि थर्मोडायनामिक्स में क्या यूज है। तो आप गिब्स फ्री एनर्जी देखते हो, गिब्स फ्री एनर्जी के अंतर्गत मोल ही आते हैं। बोलो भाई, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू, उसमें आते हैं। अगर एक मोल है तो एक मोल के लिए, अगर आप एंथैल्पी निकाल रहे हो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, तो एन क्या है? वह मोल ही तो है। तो मोल मतलब मोल वहां यूज होता है। उसके बाद में इक्विलिब्रियम में आप रिएक्शन क्वोशिएंट निकालते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो, इन सभी में यूज होता है इसका। इसके साथ में रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में तो आप यदि किसी रिएक्शन को बैलेंस भी कर रहे हो तो आप वो सभी को वहां यूज होता है। बोलो भाई। इसके साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप यदि बात करें फेराडे लॉ की, तो एन फैक्टर निकालना होता है अपने को वहां। बोलो भाई, एन फैक्टर में काम आता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आप रेट जब फाइंड करते हो, रेट के अंतर्गत मोल आते हैं। तो आप ये जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज तो इन सभी चैप्टर में। तो मोल कॉन्सेप्ट जिस भी बच्चे का अच्छा होता है वो इन चैप्टर में कभी भी नहीं फंसता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, फिर इनमें अपन घूमते रहते हैं। तो अपन को यदि मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो इन चैप्टर में अपने को कोई परेशानी नहीं आती है। अर्थात आप ये समझ लो, मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक नींव का काम करता है। यदि नींव मजबूत होगी तो मकान अच्छा बन जाएगा, और यदि नींव ही कमजोर रह गई तो मकान अच्छा बनेगा क्या? तो नहीं बनेगा। इसलिए अपन याद करें तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज यहां है। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट, यदि बात करें अपन पीरियोडिक टेबल,
पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल की बात करें, यदि अपने को पेरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से आती है तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आप जानते हो पेरियोडिक टेबल का क्या यूज है भाई। पेरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो सबसे पहले जेड इफेक्टिव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, इसके साथ में आप पढ़ते हो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के साथ ही आप आईपी पढ़ते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके साथ में ईए पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पढ़ते हो। अब देखो यदि आपका ये क्लियर है, ये पोर्शन पूरा क्लियर है, तो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगी आपको। तो ब्लॉक केमिस्ट्री को कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री का मतलब आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जिनकी भी जनरल प्रॉपर्टी है वो आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएंगी और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बोलो, तो यदि क्लासिफिकेशन अच्छा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो आपका ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इजी हो जाता है इससे। केमिकल बॉन्डिंग आप जेड इफेक्टिव से समझते हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, न्यूट्रल होगा तो क्या होगा। तो पीरियोडिक टेबल आना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको ये अच्छा टॉपिक आता है तो फिर आपके कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यदि आप जानते हो लेफ्ट टू राइट क्या देखते हैं अपन, ईएन देखते हैं, लेकिन यदि अप टू डाउन जा रहे हो तो साइज देखते हैं। ये आपको कुछ कंटेंट है या कॉन्सेप्ट है जिनको अपने को याद रखना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, क्योंकि अप टू डाउन जाओगे तो साइज इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा लगता है, सिग्मा कम है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, जिससे आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपको समझ में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको याद रखना है नेम रिएक्शन। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो नेम रिएक्शन आपको आना चाहिए। नेम रिएक्शन के साथ में ही रिएजेंट आने चाहिए आपको, रिएजेंट आने चाहिए, क्योंकि कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है। जैसे मैंने बोल दिया KMnO4, क्या बोला जी, KMnO4, तो आपको याद रखना है यदि कोई भी दिख जाए, कोई भी दिख जाए, एल्केन दिख जाए, एल्कोहल दिख जाए, अल्काहलाइड दिख जाए, एल्डिहाइड दिख जाए, सभी को एसिड में चेंज करता है। ये किस में चेंज करता है, एसिड में। जैसे मैंने बोला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपको कहीं भी मिल जाए तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है जी, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब ये कुछ क्या है, पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपाउंड है या पर्टिकुलर रिएजेंट है जिनका अपन को यूज करना है, और ये याद ही रखना पड़ेगा आपको ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब देखो काफी बार आप देखते हैं कोई तो आपको क्या है, जैसे आपको बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा दिया जी, एक तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन